देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो डिमांड फॉर मनी के लिए टॉपिक है। वेरियस राइटर्स ने इसके लिए अपनी थ्योरीज दी हैं। क्लासिकल अप्रोच की अपन अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें फिशर की अप्रोच की अपनी बात हो रही है। फिशर का पूरा नाम था इरविंग फिशर। 1911 में इन्होंने अपना अप्रोच दिया था। इसके दो नाम है इस अप्रोच के, एक तो है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और इसका एक और नाम है फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी जो थ्योरी है वो क्या कहती है हमें, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी लेवल ऑफ मनी। यानी कि आपको बताता है कि अगर कंट्री के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो उसकी प्राइसिंग का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी अपोजिट चलती है। प्रीवियसली जेएस मिल ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि वैल्यू ऑफ मनी वेरीज इनवर्सली विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। हाँ, लेकिन अदर थिंग्स रिमेन सेम, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या था कि अगर देश के अंदर क्वांटिटी मनी की बढ़ेगी तो उस वैल्यू की मनी, जो मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और यही यदि किसी देश में क्वांटिटी ऑफ मनी जो है कम हो जाएगी तो उसकी परचेजिंग पावर यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। सो प्राइसेस पी वेरीज विद द मनी एम, यानी प्राइसेस और मनी के बीच में रिलेशनशिप इनवर्स होता है। दोनों एरो आप देख रहे हैं अपोजिट साइड में चल रहे हैं, ये अपन देख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू फिशर, ये तो जेएस मिल ने दी, फिशर ने उसने कहा कि यार नहीं, इसमें कुछ चीजें अपन ने इग्नोर कर दी हैं, इस थ्योरी को मैं और ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके जाऊंगा। उन्होंने कहा पी वेरीज विद एम वी। उन्होंने उसको एम वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी की सर्कुलेशन की स्पीड। उन्होंने उसको डिनोट किया कि मनी की स्पीड क्या है, वो एक हाथ से दूसरी हाथ में किस तरीके से जा रही है और कितनी बार जा रही है दिन में। मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, उन्होंने किसी काम के लिए मिस्टर बी को 100 रुपए दिए, फिर मिस्टर बी ने वही 100 रुपए किसी काम के लिए सी को दे दिए, फिर मिस्टर सी ने यही 100 रुपए मिस्टर डी को दे दिए, तो हमने देखा ये मनी 3 बार रोटेट हो गई। सो जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मनी है वो यहाँ 300 रुपये काउंट हो गई। पूरे दिन भर में आपका जो उस टाउन में काम हुआ 300 रुपये का हुआ। खैर, एक टाउन में लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, पर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन का बता रहा हूँ कि ये 100 रुपए का नोट कितने हाथों से होता हुआ निकल गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ रहा, सेकंड यहाँ रहा, थर्ड यहाँ रहा। ये वेलोसिटी ऑफ स्पीड है। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन देश में होंगे, स्पीड मनी की उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और उसी से आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिसाइड होगी। तो इस चीज को करने के लिए उन्होंने कहा पी वेरीज एज एम वी प्लस M1V1, यानी M1V1 का मतलब है क्रेडिट मनी एंड इट्स वेलोसिटी। भाई बैंक में भी तो पैसा पड़ा है, केवल कैश ही थोड़ा। ये तो मैंने बता दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया, ये तो कैश का हो गया। इसके अलावा क्रेडिट मनी भी तो है जो बैंक में पड़ी है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें उसको भी तो काउंट करना चाहिए। तो M1V1 को भी जोड़ा गया। तो वेलोसिटी ऑफ मनी तो लेनी है कैश की, इसके अलावा बैंक की मनी जो है उसकी भी वेलोसिटी जो है वो लेनी है। इसके अलावा एक चीज और इसके अंदर कंसीडर कराई फिशर ने, कहता है ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन। तो इन्होंने कहा कि व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, देश में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो फिर ट्रेड भी इंक्रीज होता है। ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो मार्केट में आएगा माल, तो ज्यादा बिकेगा भी। डिमांड फॉर मनी ऑल्सो इंक्रीजेज, अब लोगों को उसके लिए पैसे चाहिए तो लोग मनी की डिमांड भी इंक्रीज कर देंगे। इससे प्राइस लेवल भी इफेक्टेड होने लग जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ने लग जाती है। सो पी यानी प्राइस वेरीज एज किस पर, वेलोसिटी ऑफ मनी, और ये तो करेंसी की है, और वेलोसिटी ऑफ मनी M1V1 जो कि आपकी है बैंक मनी की, अपॉन टी। टी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कितने होते हैं। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसके अपॉन में भी हमने 1 लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पीटी, और 1 को इससे करेंगे MV प्लस M1V1 से, तो यही आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई। PT इक्वल्स टू MV प्लस M1V1। इसको कई लोग M डैश V डैश भी बोल देते हैं, डैश लगा देते हैं इसके ऊपर, तो वो भी एक ही बात है। यहाँ PT का मतलब है प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शंस, MV का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, और M1V1 या M डैश V डैश का मतलब है क्रेडिट वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी बैंक मनी की जो है वो बात हो रही है। तो फिशर ने 3 चीजों को कंसिडर कराया। ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, पी की जो चेंजेस हैं वो MV और M1V1 दोनों पर होती है, और पी वेरीज विद MV कैसे होता है करेंसी का, वो भी उन्होंने बताया।
तो इस तरीके से इन तीनों चीजों की थ्योरी करके आपकी फिशर की पूरी थ्योरी बनी। इन्होंने कुछ अजम्पशंस ली अपनी थ्योरी में। वो अजम्पशंस क्या थे कि प्राइस इज डिराइव्ड फैक्टर, इफ मनी सप्लाई चेंजेस देन ओनली प्राइसेस चेंजेस। ऑब्वियस है, जब मनी की क्वांटिटी मार्केट में चेंज होगी तब प्राइसेस चेंज होंगी। तो प्राइसेस डायरेक्टली चेंज नहीं होती, वो एक डिराइव फैक्टर है, यानी वो पैसिव फैक्टर है। परसेंटेज चेंज अकर इज प्राइस लेवल विल बी सेम एज परसेंटेज चेंज इन मनी सप्लाई। कितना जितना मनी सप्लाई में परसेंटेज चेंज होगा उतना ही प्राइस लेवल में चेंज होगा। मान लो आरबीआई ने देश के अंदर करेंसी 10% बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में जो महंगाई भी है वो 10% बढ़ जाएगी, यानी मनी की परचेजिंग पावर 10% कम हो जाएगी, यानी ये रिलेटेड है। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी स्पीड, जो मनी की स्पीड है, यानी एक दिन में अगर 3 ट्रांजेक्शन, जो मैंने 300 का एग्जांपल दिया था मिस्टर ए मिस्टर बी वाला, तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो स्पीड जो है उसकी वो 300 पर डे रहेगी। ये बात कही गई, वैसे फिक्स नहीं हो सकती पर ये अजम्पशन लिया गया। कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी दिन भर में क्या होंगे, सेम होंगे। प्राइस लेवल इज पैसे फैक्टर, ये मैंने आपको बता ही दिया, डिराइव फैक्टर है, डायरेक्टली नहीं होता। मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली, इन्होंने इसको माना कि मनी जो है ना वो केवल लेन देन के लिए, स्टोरेज के लिए है, ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। मतलब इन्होंने केवल इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही माना है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं माना है, ये अजम्पशन इन्होंने ली है। और कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एम एंड एम डैश, यानी M1 कह लो, करेंसी मनी और बैंक मनी के बीच में कांस्टेंट रिलेशनशिप है, यानी ये दोनों का बीच का जो रेशियो है वो आपका हमेशा एक जैसा ही रहेगा। कि मान लो करेंसी मनी जो है बैंक मनी की डबल है, तो वो 2:1 का रेशियो हो गया, तो 2:1 ही रहेगा। और ये एक स्टैटिक थ्योरी है, लॉन्ग पीरियड के लिए बनाई गई थ्योरी है, यानी VOT, वेलोसिटी एंड ट्रेड ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी वो लंबे समय तक चलेगा। ये एक स्टैटिक थ्योरी है। ये सब थ्योरी देने के बाद ऑब्वियस है कुछ थ्योरी, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उसके आगे वाले फिशर के आने वाले जो राइटर्स है उन्होंने उसकी क्रिटिसिज्म की। क्या नंबर 1 तो कही गई नो ओरिजिनल थ्योरी का। सर ये तो ओरिजिनल थ्योरी नहीं है, ये कोई मनी की ओरिजिनल थ्योरी तो नहीं, इट इज द सेम एज डिमांड एंड सप्लाई। ये तो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसी को इन्होंने अपना थ्योरी बना लिया, इनकी खुद की थ्योरी क्या है, ये कोई ओरिजिनल थ्योरी थोड़ा ना है। दूसरा कहा गया क्वांटिटी ऑफ मनी डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द प्राइस लेवल, मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ऑफ मनी जो है पैसिव फैक्टर है, प्राइस लेवल पे डायरेक्टली असर नहीं डालता। अदर थिंग्स नेवर रिमेन सेम, उन्होंने कहा कि अदर थिंग्स सेम रहती है, जबकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड इज डायनामिक, कंडीशंस लगातार चेंज हो रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी की चीजें सेम रह जाए, लोगों का इनकम लेवल है, लोगों का फैशन लेवल है, लोगों के फ्यूचर प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन है, ये हमेशा बदलती रहती है। इट इज ए लॉन्ग पीरियड थ्योरी, स्टैटिक थ्योरी है, नॉट यूजफुल फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो अचानक चेंजेस आते हैं, जैसे अचानक कोरोना आ गया, उस कंडीशन में प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सब थ्योरी ये चीजें नहीं बताती। फिर कहते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड लाइक फैशन। अब प्राइसेस जो हैं वो कम ज्यादा होती है, लेकिन फैशन में कोई चीज हो जाए तो वहाँ प्राइसेस कहाँ काम करती हैं। अगर कोई चीज फैशन में चल रही है तो लोग उसके डबल प्राइस देने को भी तैयार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज हो जाए उसको भी कंसिडर नहीं करता। लोगों का एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या चल रहा है, लोगों के अंदर अभी टेंडेंसी क्या चल रही है कि हाँ भाई ज्यादा खर्च करें या कम खर्च करें। जैसे कोरोना पीरियड में लोग कम खर्च कर रहे थे, लेकिन आफ्टर कोरोना लोगों में ये हो गया नहीं यार पैसे का यूज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज हो गया, लोगों का सेविंग पैटर्न चेंज हो गया। पहले लोग सेविंग ज्यादा कर रहे थे, अब सेविंग कम कर रहे हैं। इसके अलावा फोकस ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर्पस, केवल ये कह रहा है कि मनी जो है ना वो एक्सचेंज पर्पस के लिए होती है, जबकि स्पेकुलेशन और सेविंग के लिए भी तो होती है, पर वो उस फैक्टर को तो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं कर रहा। इसके अलावा ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन ले रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट का। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब देश के सभी लोग काम में लगे हुए हैं, जबकि हम जानते हैं चाहे डेवलप्ड से डेवलप कंट्री ले लो, वहां भी ऐसा नहीं होगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन मिले। लेकिन ये अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि बैंक की जो ब्याज की रेट है अगर वो कम होती है तो लोग ज्यादा लोन लेते हैं, उससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और बैंक जब महंगे लोन देते हैं तो लोग कम लोन लेते हैं, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन इन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया। इसके अलावा एक राइटर हुए क्रॉथर्स क्रिटिसिज्म। क्रॉथर ने क्या कहा कि चलो फिशर ये तो बताता है ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, बट ये तो नहीं बताता कि ये ऐसा क्यों वर्क करता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो ऐसा फिशर ने कोई थ्योरी नहीं दिया। इसके अलावा इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट को तो इग्नोर ही कर दिया। हम देखते हैं कि मनी की परचेजिंग पावर लगातार चेंज होती रहती है। इन्फ्लेशन के कारण जो है मनी की वैल्यू लगातार कम होती जाती है, डिफ्लेशन के कारण बढ़ती जाती है। उस पॉइंट को तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया।
डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट ब्रिंग चेंजेस, कि चेंजेस किन चीजों के कारण आते हैं, जो मनी की जो सप्लाई है या मनी की जो प्राइसेस है उसमें अप डाउन जो आ रहे हैं वो किन कारणों से आते हैं, वो कारण नहीं बताया इन द वैल्यू ऑफ मनी की। वैल्यू ऑफ मनी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। और इसके अलावा ये जो थ्योरी दी गई, हो सकता है टाइमली ये एक बार सेटिस्फाई करती हो, लेकिन हिस्ट्री डज नॉट सपोर्ट। हिस्ट्री में ऐसा कई बार आया कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ने बिहेव नहीं किया था। इसके अलावा 1923 जर्मनी के अंदर भी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिसके अंदर की इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं मिला, मतलब जैसा इस थ्योरी में कहा गया था वैसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये थ्योरी एब्सोल्यूट सही नहीं है। हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए ये चीज सही कंसीडर की गई हो, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हिस्ट्री में ऐसे कई ओकेशंस आए जिनमें कि ऐसा नहीं हुआ।